मेरे पास एचएफ ब्रीड है, इसे हॉल्स्टीन फ्रीशियन ब्रीड बोलती है। ये जो दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे में आप देखेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली गाय, अच्छा, वही है हमारे पास में। तो ये सब सारी इनकी ओरिजिन यूरोप से है। मैं मूवी फिर से देखूंगा तो गाय को देख पाऊं। मैं शायद काजोल को देखने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं गाय को भूल गया, लेकिन अब मैं गाय को देखूंगा, काजोल को नहीं देखूंगा। दोस्तों, आज मेरे साथ अधिराज अग्रवाल जी हैं, जो कि फाउंडर हैं गोधुली मिल्क के, और ये पिछले 6 सालों से दूध के बिजनेस में है और इनका टर्नओवर तकरीबन 4 करोड़ है। अब आज इनके साथ इंटरव्यू करने का मकसद यह है कि अगर आप दूध के बिजनेस में आ रहे हैं, गौशाला खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, किन बातों का ध्यान रखें, क्या गलतियां मत करें और क्या करें ताकि बिजनेस में लॉस ना हो, क्योंकि याद रखिए ये बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ स्टॉक इन्वॉल्व है, जिंदगी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो क्या करें क्या ना करें, वीडियो अगर आप सच में बिजनेस खोलने के मूड में हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अधिराज जी, सबसे पहले स्वागत आपका आज मेरे इस वीडियो में। थैंक यू गुरविंदर जी, थैंक यू फॉर द इनवाइट। सर, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आप इस बिजनेस में तकरीबन 6 साल से, मैंने कहा, और आपका टर्नओवर 4 करोड़ है। अब अगर कोई नया बिजनेसमैन इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो एग्जैक्टली उसको क्या करना होगा, क्या पढ़ाई की दरकार है इसके लिए कुछ? इसको मेरे हिसाब से बहुत सारे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 7 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के ट्रेनिंग रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेंटर्स में ही ट्रेनिंग दिया जाता है। नबार्ड की बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ है, एनडीडीबी के। तो इसमें मेरे हिसाब से मतलब आदमी को जाके कम से कम वो एक 7 दिन का, 10 दिन का क्रैश कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि उसको एक आइडिया मिले। उसके आगे भी 3 मंथ्स के भी कोर्सेज है, 3 ईयर्स के भी कोर्सेज है। तो एंटरप्रेन्योर को कम से कम 7 से 15 दिन का एक छोटे कोर्स होते हैं, वो तो कर लेना चाहिए, ताकि बेसिक आइडिया मिल जाए एनिमल्स के बारे में। और बाकी टीम अच्छा हो तो सब बढ़िया चलेगा। सर, आपने जब शुरुआत किया तो आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं था, आप इस बैकग्राउंड से हैं ही नहीं, तो क्या स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको लगा कि आप कर पाएंगे, फिर भी आपको लगा कि चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में क्या था, चैलेंजेस डेफिनेटली थे सर, बट क्या है कि मेरे पास टीम अच्छा था। तो क्या है कि कंसल्टेंट्स, और हम सिंस ये जो लेवल के काम कर रहे हैं, इतना ह्यूज स्केल में काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल में, तो हम कंसल्टेंट्स अफोर्ड कर पाए, जो कि मतलब इंडिया के सबसे बेस्ट कंसल्टेंट्स, बेस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो हमारे टारगेट्स मीट करने में मदद की हमारे। तो वो एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट था, एक बड़े फार्म होने का एक प्लस पॉइंट है। तो छोटे फार्मर्स के लिए ये एक मतलब आइडियल रहेगा कि वो कुछ उनके क्षेत्र में जो भी बड़े फार्मर्स है, जो भी बड़े फार्म जो कि अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर जुड़ के रहें तो उनके लिए एक बेटर क्या है कि एक बेनिफिट मिल सकता है उन्हें। बिल्कुल। और एक बात, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि आप बड़े फार्मर हैं, मुझे ये बताइए कि आप जब बड़े फार्मर हैं तो आपके पास कितनी गाय हैं और कितने स्पेस से आपने स्टार्ट किया? मैं सर शुरू किया था एक 2.75 एकर्स का ये जगह है टोटल एकड़, एंड इसमें मेरे पास 200 गाय है। तो 200 गाय से हमने चालू किया था, एंड अभी कुछ बच्चे लेके हमारे पास 250 की हर्ड है। मतलब हर एक साल मतलब गाय रिप्लेस भी होती है, तो वो हिसाब से हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइज है, जिसे एक फिर भी एक मिड साइज कमर्शियल फार्म बोला जाता है इसे। 250 के बाद भी? 250 के बाद भी, मतलब बड़े फार्म्स कंसिडर होते हैं 500 के बाद में। अच्छा, यस। लेकिन मुझे ये बताइए कि 250, खैर 200 से आपने स्टार्ट किया, फिर अभी बछड़े आ गए तो वो बढ़ गए। इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास जमीन भी नहीं है, और जमीन है भी, क्योंकि जमीन का रेट तो वेरी करेगा जहां पर आप बेच रहे हैं, ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जमीन तो आप जहां पे आप अपने गांव में है, जिस शहर में है, वो तो जमीन को तो लोकल फैक्टर है कि कितने में मिलेगी आपको, वो उस बारे में डिस्कशन शायद करना ठीक नहीं, क्योंकि जमीन की कीमत तो जगह पे डिपेंड करता है। लेकिन एक गाय पर, और जो आधारभूत या फिर जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ये सर, ये इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। अच्छा। अब जैसे हम ये 5 इयर्स रन करने के बाद हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कॉस्ट बर्न कर दिया। कितना खर्च किया था आपने स्टार्टिंग मतलब इसमें मतलब मोटामाटी मतलब प्लांट एंड मशीनरी लेके मोटामाटी 3.5-4 का तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट हो गया था। 3.5-4 करोड़ का? अच्छा। तो हम मतलब लोगों, नए दर्शकों को ये मतलब बताएंगे कि मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट इन अ स्मॉलर वे। मतलब इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वही लगाइए जो दरकार है। आपका मेन एसेट आपका गाय है, गाय में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। गाय जो आप लेंगे बढ़िया जेनेटिक्स का लीजिए, जो एक अच्छा आपको रीजनेबल प्रोड्यूस दे। बिकॉज आप समझने की कोशिश कीजिए, एक 15 लीटर वाली गाय भी उतना ही खाना खाएगी जितना कि 25-30 लीटर वाली गाय खाएगी। तो अच्छा। फायदा आपको यही है कि आपको 20,000 रुपये में अगर बेटर गाय मिलती है, अब बेटर गाय लीजिए, जेनेटिक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इंफ्रा में कम इन्वेस्ट कीजिए। इंफ्रा डेफिनेटली ज़रूरी है, जो पंखे जैसे ज़रूरी है, बिकॉज जैसे फॉरेन बीट की गाय है, गर्मी लगती है तो पंखे ज़रूरी है, आपके फॉगस ज़रूरी है, पानी की तरफ ज़रूरी है। बट क्या है, इसमें भी मतलब बहुत जुगाड़ू काम भी हो सकता है।
अब जैसे पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब कम दाम में पंखे बना लेते हैं, पंजाब में तो हर एक चीज़ का मतलब जुगाड़ है, राइट। तो क्या है कि हम मतलब इसमें डेयरी फार्मिंग में मैं ये दर्शकों को ये रेकमेंड करूंगा कि जुगाड़ में ज़्यादा मतलब काम कीजिए और ब्रीड में जुगाड़ मत कीजिए, ब्रीड बढ़िया कीजिए। यानी जो दुधारू गाय, बढ़िया दुधारू गाय लें जिससे कि दूध ज्यादा दे, आउटपुट ज्यादा हो, यही आप कहना चाहते यस हैं? यस। अब आपके पास कौन सी ब्रीड है वैसे? मेरे पास एचएफ ब्रीड है, इसे हॉल्स्टीन फ्रीशियन ब्रीड बोलती है। ये जो दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे में आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट वाली गाय, अच्छा, वही है हमारे पास में। तो ये सब सारी इनकी ओरिजिन यूरोप से है। मैं मूवी फिर से देखूंगा तो गाय को देख पाऊं। मैं शायद काजोल को देखने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं गाय को भूल गया, लेकिन अब मैं गाय को देखूंगा, काजोल को नहीं देखूंगा। बताइए आप। तो हाँ, तो ये यूरोपियन ब्रीड ऑफ काउज है। इनकी अच्छा। मतलब इनकी जो मेन जो ब्रीडिंग होती है वो नीदरलैंड्स, ये सब मतलब दूसरी वाले यूरोपियन कंट्रीज में रहती है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहती है। तो ये कुछ एचएफ गाय है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एचएफ गाय, जर्सी गाय बोलते हैं इसे लेमन टर्म में, बट ये एचएफ गाय है। ये भारत में कहाँ मिलती है वैसे? ये भारत में मैक्सिमम अगर अच्छी ब्रीड में जाएंगे तो पंजाब और बैंगलोर इसमें बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। पंजाब में बहुत से ब्रीडर्स है, बैंगलोर में बहुत से ब्रीडर्स है, ये लोग बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें। अब सर मुझे ये बताइए कि जैसे इसके लिए अगर हम एक पूरा गौशाला खोलता हूं और अपना बिजनेस को स्टार्ट करता हूं, इसके लिए क्या मुझे कोई परमिशन की भी दरकार है, कोई फूड डिपार्टमेंट से, या ये भी मुझे चाहिए होगा? डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे मुझे? नहीं, इसमें परमिशन ऐसा मतलब कुछ अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में करते हैं, आप स्मॉल स्केल में करते हैं तो आपको ऐसा कुछ परमिशन की दरकार नहीं है। बट अगर आप होम डिलीवरी सब में जाते हैं, डेफिनेटली आपको फसाई का लाइसेंस, फूड सेफ्टी लाइसेंस का दरकार है आपको। एंड रिकमेंडेशन ये रहेगा कि फसाई का लाइसेंस तो लेके रखिए। एंड इसके अलावा कोई और पोल्यूशन तो इसमें है नहीं, तो पोल्यूशन का लाइसेंस नहीं चाहिए। और बाकी आपके जो लोकल पंचायत के जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइसेंस चाहिए, बस वही है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चला गया, तकरीबन 4 करोड़ चला गया, ये हर बंदे के बस के बाहर है शायद क्या है ही, मेरे पास तो नहीं है, माइंड मत करना, मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक छोटा अगर व्यापारी है जो बहुत ही न्यूनतम बेस से, जैसे आपके जैसे कोई यंग एंटरप्रेन्योर है और बहुत ही बेसिक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहता है, कितना इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है और कितनी गाय से वो अपने बिजनेस को स्टार्टिंग कर सकता है? देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट 4 का तो खाली प्लांट मशीनरीज का है, गाय का आपने जोड़ा नहीं। अच्छा, वो नहीं जोड़ा? भाई बताओ। तो जोड़ के मोटा मोटी लैंड छोड़ के करीबन 6 साढ़े 6 का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आया है। हाँ। जिसमें वर्किंग कैपिटल भी लगता है आपको, मंथली मतलब सैलरीज वगैरह भी हैं। हाँ, और ये सब फूड का खर्चा। हाँ। तो अब क्या है कि मतलब इसमें जैसे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 50 गाय से शुरू कीजिए। 50 गाय में एक इकोनॉमिक सेंस भी बनता है, क्योंकि आप जो वर्कर्स मतलब रखेंगे तो वो क्या, एक 50 गाय में एक ज़्यादा सेंस बनेगा, आप अच्छे वर्कर्स, अच्छे टीम अफोर्ड कर पाएंगे। क्योंकि ये टीम से चलने वाली, टीम के बिना मतलब बहुत दिक्कत वाली काम है ये। मतलब आपको आज के डे में अगर एक ढंग के डॉक्टर रखेंगे तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये आपको डॉक्टर में लग जाएंगे, सैलरी है। एक जूनियर डॉक्टर रखेंगे तो इसमें क्या है कि प्लस दूसरे जो मिल्कर्स है, जो आपके जो वर्कर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स के काम नहीं है, बट कम से कम 4 वर्कर भी रखेंगे तो यहाँ पे आपके महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए का पे आउट है। तो वो पे आउट आप जितना ज़्यादा गाय रखेंगे उतना में आपका वॉल्यूम में डिवाइड होगा। सर, इसमें जब तक 50 गाय रखने का, तो हम ये जो गाय आपने जो ब्रीड बताई जर्सी ब्रीड का, इसका क्या अभी कॉस्ट आता है एक गाय का तकरीबन? सर, एक गाय का इसे अगर बैंगलोर पंजाब से लोगे तो यहाँ पे मतलब डिलीवरी कॉस्ट वेरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कितना नजदीक है वो सिटी से, वो कंपेयर करता है। सही। ऐसे नॉर्मली मतलब आप देखोगे तो आप खरीदने जाओगे तो मतलब इन सिटी आपको 80-85 में बढ़िया ब्रीड मिल जाएगा। और उसके बाद फिर उसको लाने का खर्चा लगेगा, लाने का कॉस्टिंग। जैसे हमारे यहाँ तो मतलब पंजाब भी दूर है, बैंगलोर भी दूर है। हाँ। तो हमारे यहाँ तो कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई पड़ा, बट आपके लिए शायद कम हो जाए। हाँ, अगर आप पंजाब के आसपास में हैं, हरियाणा वगैरह में हैं, तो कॉस्ट ऑफ। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सर लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल भी कि जिसके माल फिर भी देखिए, अगर हम 80-85 हज़ार भी लें तो करीब 50-60 लाख का इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे है ही, 50 गाय से भी स्टार्ट करते हैं तो आराम से। हाँ। क्या जिसके पास इतना भी नहीं है, क्या गवर्नमेंट लोन वगैरह देती है इस बिजनेस के लिए? तो अभी नया गवर्नमेंट का नया स्कीम्स आया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर में। अच्छा। जिसमें मैं स्कीम का नाम भूल रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। ये लिख लीजिए आप लोग भी, मैं स्क्रीन में दे दूंगा। ये सब स्कीम्स में 50% तक का सब्सिडी है सर। मतलब 50% ऑफ द टोटल सब्सिडी ऑन द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपका मैक्सिमम अप टू 2 CR तक आपको फंडिंग मिलती है, यानी कि 4 करोड़ का प्रोजेक्ट में आपको 2 करोड़ का फंड गवर्नमेंट दे रही है। और ये बहुत आसानी से मिल सकता है। ऑनलाइन में एप्लीकेशन आप फिल करके इसे डेफिनेटली अवेल कर सकते हो। लोन्स के लिए बैंक पहले रिलक्टेंट थे, वो लोग को डेली लाइन समझ में, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई रिस्क इंडस्ट्री। बट आजकल बैंक भी सपोर्ट कर रही है, बैंक भी एंटरप्रेन्योरशिप में ये आ गया है, बैंक इसके लिए फंडिंग कर रही है डेफिनेटली एट अ सब्सिडाइज रेट। अच्छा, आपने जब रिस्क की बात की तो मेरे माइंड में एक सवाल और आया कि देखिए, लोन का तो आप गूगल करके देख लीजिए, सारा आपको क्राइटेरिया पता चल जाएगा। अब ये सर एक लाइफ स्टॉक है ना, एक जिंदगी है ये। अब इसमें अगर मान लीजिए इनकी मौत हो जाती है तो फिर भी लॉस है, अगर दूध उतना आपको नहीं मिला तो
फिर भी लॉस है, तो क्या इंश्योरेंस वगैरह इस सेक्टर में कुछ है? इसमें इंश्योरेंस की बहुत कम एजेंट्स का बहुत कम कंपनीज है जो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस करती है, बट दो चार ऐसे गिने चुने कंपनीज है जो कि जैसे लास्ट टाइम हमारी यूनिवर्सल संपो से टाइप थी, वो लोग किए थे। तो वो लोग क्या है कि मतलब जनरली क्या होता है कि बैंक्स के साथ अगर आपका फंडिंग मिल रहा है तो बैंक के रिकमेंडेड जो इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज सिंस इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है तो बैंक के एम्पैनल जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोग मैंडेटरी इंश्योरेंस कर देते हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट आपका सालाना मतलब मोटा मोटी 3,500 से 4,000 रुपये का आता है एक गाय का। अच्छा, उसमें आपका टोटल कॉस्ट आपका कवर होता है उसमें, प्लस उसमें अगर आप पीटीडी क्लेम लेंगे जिसका प्रीमियम थोड़ा ऊंचा है तो इसमें आपका सपोज गाय मिल्किंग पोजीशन में नहीं है बट जिंदा है तो उसका भी आपको एक आधा कंपनसेशन मिल सकता है। तो इंश्योरेंस डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई रिस्क इंडस्ट्री है। हाँ। और जितना भी फार्मर इन्वेस्ट करता है कब तक उसका आरओआई आने का चांस हो जाता है? सर ये बहुत सब्जेक्टिव अगेन कि फार्मर क्या प्राइस में बेच रहा है, फार्मर्स को कैसे मैनेज कर रहा है। अगर वो 15 सपोज एक गाय उसका 15 लीटर का एवरेज थे और वो 50 रुपये लीटर में दूध बेचे, 50 गाय में अगर वो फार्म कर रहा है तो मोटा माटिया मान के चलिए 2 से 2.5 साल में वो जितना पैसा लागत है सारा का सारा निकल के आ जाएगा। और इसमें मार्केटिंग किस तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि हम दूध तो निकालने से नहीं होगा, उसको बेचना भी पड़ेगा। इसका मार्केटिंग के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फील्ड है मार्केटिंग का। कैसे मार्केटिंग करें और कैसे अपने को इतना यूनिक प्लेस करें, क्योंकि देखिए गाय का दूध लोग और भी जगह से लेते होंगे ना, आपके मोहल्ले में भी, आपके इलाके में भी, शहर में भी लोग काफी लोगों से लेते होंगे, तो ऐसा क्या करें कि लोग आपसे दूध लें? सर हमारी जैसे यूएसपी बहुत कई सारी थी, जैसे अब आप फार्म घूमेंगे तो यहाँ पे कोई मच्छर मक्खी कुछ नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे फार्म का टूर भी कराते हैं दिखाने के लिए, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे एक तो हाइजीन के ऊपर अपने पोजिशन कर रहे हैं, अपने ग्लास बॉटल में डिलीवर कर रहे हैं जो कि और एस्थेटिक लुक देता है, मिल्क को फ्रेश भी रखता है। हमारा ऐप है, हम होम डिलीवरी करते हैं टाइमली। सो ये सारे यूएसपी के चक्कर में क्या है कि दूध तो आदमी को सब जगह मिलेगा, बट हमारे जो यूएसपी को वो सब नॉर्मल को वाला मैचअप नहीं कर पाता, वो अपने एक प्रीमियम दाम अपने पोजिशनिंग कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई अच्छे कंपनीज है, कोई ब्रांडिंग कंपनी है जो कि सारे के साथ दूध ले तो वो एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज क्या है कि एक फार्मर को फार्मिंग करने से बेटर रहेगा, एक मार्केटिंग करे, फार्मर फार्मिंग करे, तो उसमें क्या एक पार्टनरशिप विन विन बेटर रहता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इस बिजनेस में आए भी तो एक तरीका ये भी है कि हम आउटसोर्स कर दें और दूध वहां से लेके सेल करें। मतलब ये अगर आप ये बिजनेस में आते हो तो मेरा कहने का मतलब अगर फार्मिंग करते हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सारा का सारा दूध एक अच्छे कंपनी को भी सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, आप एक परमानेंट वो बनाने जिसको मैं सेल कर सके, ऐसे कर सकते हैं। वरना आप लोकली भी इसे बहुत आप इसे ग्लास बॉल में पैकिंग कीजिए, आप घर घर जाके दीजिए, इसमें बहुत आप इससे 2 पैसा प्रीमियम चार्ज कर पाएंगे। और शायद आपका दूध भी बहुत अच्छी एयरफोर्स में भी शायद आपका दूध जाता है। हाँ, मेरा मतलब यहाँ पे एक बागडोगरा में एक एफओस है जो कि यहाँ पे पास में एक 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ फार्म, तो वहाँ के ऑफिसर्स हमारे दूध लेते हैं, जिनका कम से कम 50 लीटर वहाँ पे जाता है। वो लोग डिमांड और ज्यादा है, हम लोग केटर कर नहीं पा रहे, अभी हम लोग केटर करेंगे। यानी डिमांड बहुत ज्यादा है। और आपका डेली प्रोडक्शन कितना है अभी? 1200, जैसे मैंने बताया 1200 लीटर प्रोडक्शन है और तकरीबन 800 क्लाइंट्स को कटर कर रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों ये थे अधिराज जी जिन्होंने सब कुछ बताया कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किन बातों को करना है, किन गलतियों को नहीं करना है। बहरहाल ये मुझे 1-2 गलतियां बता दें कि जो लोग करते हैं जिनसे बचना चाहिए, जो आपने की और बचना चाहिए। ये डेयरी लाइन में क्या होता है कि मैक्सिमम जो डॉक्टर्स है, मैक्सिमम जो टीम होती है, ये बहुत आपको सिलेक्टिव होकर सिलेक्ट करना चाहिए। बेसिकली अगर कोई रेफरल के थ्रू कोई बंदे मिल जाए तो वो बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो रोल है वो एक वेटरनरी ऑफिसर का है। अब वो बंदे अगर मतलब आपकी टीम अगर मतलब झोल मोल रहेंगे, अगर आपके नॉलेज बेस कम है तो फिर उसमें लूटने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आदमी बिना नॉलेज का बिजनेस स्टार्ट करता है, वहाँ आदमी ठगता है। और तीसरा चीज़ क्या है कि आदमी मतलब गाय लेने से पहले आदमी को चारा का स्टॉक करना पड़ेगा। अच्छा, बिकॉज कुछ चारा ऐसे होता है जो सीजनल, जैसे कि मक्का का मतलब गाय का 70% डाइट मक्का का गांच है। अब मक्का का गांच है जैसे बंगाल में तो, और बाकी सारे स्टेट में भी सीजनल है, मतलब ये 6 महीना मिलता है, 6 महीना नहीं मिलता है। तो इसको अपने प्रोसेस करके साइलेज बनाना पड़ता है। तो ये साइलेज का बैकिंग रखिए। आपका पोआल जो हो गया, जो पैडी स्टॉक बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो इंग्लिश में पैडी स्टॉक बोलते हैं, यहाँ पे पोआल बोलते हैं, उसका जैसे कि आप कम से कम 1 साल का स्टॉक कीजिए। तो इसमें चारा में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। जैसे हमने भी स्टार्टिंग में जब क्या चारे में बेसिक फोकस नहीं किया था, हम डेली मंगा रहे थे, डेली खिलाते थे, उसमें क्या होता है कि डबल कॉस्टिंग भी लगता है चारे का और आपको ढंग का क्वालिटी भी नहीं मिलता। तो चारे में चारा का स्टॉकिंग बहुत ज़रूरी है। ऊपर से गाय को प्रॉपरली चेक करके ब्रीड ढंग का लेके आना, ब्रीड का टेस्टिंग भी करना, गाय का हेल्थ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्दी है क्या नहीं है, वरना एक अनहेल्दी काऊ आपका सारा हर्ड को ख़राब कर सकता है, ख़राब कर देगा। और ये जो सारी बातें हैं इन्होंने इस वीडियो में बताई, और मैं इनके 2 वीडियोस और इस चैनल में मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने एक वीडियो में इन्होंने ये बताया है कि कैसे इन्होंने 4 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया
सिर्फ गाय के ये कैटल शेड से ही 4 करोड़ का बिजनेस बनाया पिछले 6 सालों में, वो आप देखिए। और एक और वीडियो है कि इनके साथ जुड़ के आप कैसे 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं इनके साथ जुड़ के। इनका प्रपोजल है, बहरहाल उस बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है, आप प्लीज इनकी हेल्पलाइन में कनेक्ट करिए। अब गाय के बारे तो जानिए ही कि बिजनेस कैसे करना है, क्या नहीं करना है, गलतियों को, वो मैं इनका नंबर दे चुका हूं। और अगर ये भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं और 2 लाख कमाना चाहते हैं आप, तो वो वीडियो भी है हमारे चैनल पे, वो भी जाके देखिए। नंबर भी स्क्रीन पे देखिए, चल रहा होगा, चल रहा है, चल होगा क्या, चल रहा है भाई। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सर आप बोल दीजिए कमेंट करने के लिए। कमेंट, लाइक, शेयर प्लीज। गुरविंदर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करके, जगह जगह, रिमोट जगह से आइडेंटिफाई करके हमारे साथ यहाँ पे आके समय निकाल के शूटिंग करके आपके पास पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। आप प्लीज इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, शेयर जरूर करिएगा, बहुत सही बात कही राज जी ने। और इसके साथ जो 2 लाख वाला वीडियो है ना, जिसमें 2 लाख कैसे कमा सकते हैं, वो भी, इसका लिंक देखिए इस चैनल में भी है और आईलिंक में भी दिया जा रहा है। उसको भी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जो इस नए बिजनेस में आ रहे हैं और डायरेक्टली से 2 लाख कमाना चाहते हैं, तो वो भी कर पाए। और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो कैसे भाई अपने कैटल शेड को खोलें, कैसे बिजनेस करें। फिर कहूंगा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन है कमेंट में लिख के दीजिए, उसका जवाब हम देंगे। मिलूंगा ऐसे एक और बिजनेस वीडियो में। दीजिए इजाजत। थैंक यू विराज जी। थैंक यू गुरविंदर जी, थैंक थैंक यू। यू।